मौलिक अधिकारों के बारे में जो कुछ रखना है, वो मैं पीपीटी के ज़रिए रखता हूँ और फिर बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, कोई तो कोई तो बता। हाँ, यस दिखाई दे रहा। जी जी जी, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो मौलिक अधिकार है वो अपने संविधान में पार्ट 3 में उसका जिक्र किया है और इसे कहा जाता है कि हमारा मैग्ना कार्टा है, जो इंग्लैंड में या और भी जगह जिसे लोगों का एक अधिकार पत्र इस तरह से जिसे कहा जाता है, तो हमारे संविधान में एक अहम महत्व इसको है। दूसरी भी बात हमको इसके बारे में जानना होगा कि मौलिक अधिकार ये हमारे लिए स्वतंत्रता आंदोलन और उसके साथ साथ या उसके पहले भी जो सामाजिक सुधारणाओं का आंदोलन हमारे यहाँ हुआ, तो उसमें इन्हीं सब मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बात की या हम लोग लड़े हैं उसके लिए, तो उसके कारण भी हमें इनकी बहुत ही अहमियत है। तो वो सब सोच विचार करके हमने हमारे संविधान में इसको जो जगह दी है उसका एक अलग से महत्व है। देखिए कि मौलिक अधिकारों के बारे में क्या उसकी जरूरत है। तो जब से दुनिया में एक व्यक्ति, यहाँ का इंसान, ये विकास का केंद्र, ये जब प्रणाली अपनाई गई कि हाँ इंसान व्यक्ति ये केंद्र है, तो फिर उसके जीवन यापन हेतु उसका जो जीवन चलेगा उसके लिए जिन अधिकारों की उसको जरूरत है, उसके मानसिक या उसके भौतिक जो भी प्रगति के लिए या उसको मॉरली जो भी कुछ करना है उसके लिए जो भी जरूरतें हैं, उसके लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। और सबसे अहम व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, तो यह मौलिक अधिकारों की जरूरत इस तरह से है। अभी सभी बातों में मैं बात अभी नहीं करूंगा। जैसे मौलिक अधिकारों का जो उद्भव है, तो 300-400 साल में जो यूरोप में या उसके बाद में अमेरिका में जो क्रांतियां हुई, उसके दरमियान कुछ राइट्स के बिल आ गए। जैसे 1689 में इंग्लैंड में आ गया, उसके पहले भी वहाँ के राजा ने 1215 में दिया था, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर जो फ्रांस की जो क्रांति हुई, उसके पहले अमेरिका की भी जो क्रांति हुई, तो उसमें से जो कुछ बातें जो आ गई है, वो सब बातों पर हमारे संविधानकारों का ध्यान था। दुनिया में जहां से जो भी कुछ अच्छा है वो हमने संविधान में लाने की कोशिश की है। जैसे ये अमेरिका का संविधान है, उससे ही हमारे मौलिक अधिकार हमने लिए हैं। चाहे वो सोवियत यूनियन हो, तो हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके बारे में हमने कुछ किया है, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बातें ली है। और हमारा जब ये संविधान का कामकाज जब चालू था, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव के अधिकारों के बारे में एक जो घोषणा पत्र आया गया 1948 में, उसका भी हमने संज्ञान लिया है या उसके बारे में भी हमने सोचा है। तो इन सभी का हमने संविधान में जब ये मौलिक अधिकार जब आए, तब हमने उसके बारे में सोचा है। और जैसे मैंने पहले एक बताया था कि इसकी जो अहमियत हमारे लिए क्यों ज्यादा है, कि हमने जो आंदोलन किए है वो स्वतंत्रता के लिए, मानवीय स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों के साथ या जो सामाजिक सुधारणाओं के जो आंदोलन थे, उसमें से कितने सारे मूल्य उत्क्रांत हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं। हमने संविधान जब बनाया, जो 3 साल में 2 साल 11 महीना 18 दिन जो भी 46 से 49 तक जो था, तो सिर्फ उसमें ही हमने कुछ मूल्यों का निर्माण नहीं किया है। तो वहाँ संकलन हमने जरूर किया है, सोच विचार किया है, डिबेट किया है, लेकिन उसकी निर्मित या उसका जो इवोल्यूशन है वो बहुत पहले हो रहा था। जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, जो संविधान का ढांचा ही उन्होंने दिया था। उसमें जो हमारा आर्टिकल 25 जो है, इसी मौलिक अधिकारों में जो आता है, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वो 25वां आर्टिकल है, वो जैसे कि तैसे हमने वहां से यहाँ संविधान में लिया है, जो नेहरू रिपोर्ट का हिस्सा था।
हम देखते हैं कि 29 मार्च 31 को जो कराची का जो अधिवेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे, और उससे पहले 6 दिन पहले भगत सिंह और उनके साथी उनको फांसी हुई थी। तो ये सब जो माहौल था उस वक्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो प्रस्ताव जो तैयार किया था मौलिक अधिकारों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगर ये भी देखेंगे तो यही मौलिक अधिकार और उसमें और कुछ बातें हम हमारे संविधान में देखेंगे। जैसे देखिए कि पहले जो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और प्रेस की जो पूर्ण स्वतंत्रता, हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता, या फिर वयस्कों के लिए मताधिकार, प्रौढ़ मताधिकार, हम सभा सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, या फिर जात धर्म लिंग इसके हटकर कानून के सामने सब लोग समान रहेंगे, और फिर सभी धर्मों के प्रति राज्य तटस्थ भाव से रहेगा, जो सेक्युलरिज्म है। प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, लेकिन ये मौलिक अधिकार में उस वक्त नहीं आया जो बाद में अभी कानून बन के वो उसमें आया है, लेकिन तब तक वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। और फिर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी भाषा या संस्कृति उसकी रक्षा के लिए कोई प्रावधान इसमें रहेंगे। तो देखिए कि ये जो सभी जो यहाँ जो लिखे हुए हैं उसका एक एक नंबर हम वहाँ देखेंगे। जैसे अभिव्यक्ति का जो लिखा है वो 19 आर्टिकल है, सभा सम्मेलन आयोजित करना वो भी 19 इसमें ये आता है। 25 जो आर्टिकल है वो धर्मों के बारे में है। तो ये जो कराची कांग्रेस में जो कुछ ये कहा गया है 31 में, तो देखिए कि ये 46 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उसमें बातें आई है, लेकिन सिर्फ उस वक्त नहीं आए, तो उसका इतिहास ये पहले से है। इसके लिए मैंने ये आपके सामने रखा है। और ये मौलिक अधिकार जो का प्रस्ताव जो कराची कांग्रेस का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी उसके बारे में बातें, लेकिन वो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी कराची कांग्रेस हमें गाइड जो मार्गदर्शन करती है। ये मौलिक अधिकारों के ग्रुप बनाए हमारे संविधान में, कि जो पहले 7 ग्रुप्स थे, लेकिन उसमें का एक अभी हट गया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है 31। और बाकी के अधिकारों के हमने अब बाद में बात करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी वाले अधिकार के बारे में बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी का अधिकार, देखिए कि संविधान सभा में उसका काफी डिबेट हुआ, लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी उसमें आ गया था। लेकिन तुरंत स्थिति ऐसी हुई कि कोई भी अगर विकास का काम अगर करना हो, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी जमीन है और वहां से कोई अगर रास्ता निकालना हो, तो कहेगा कि मैं अब मेरी जमीन नहीं दूंगा, ये मेरा राइट है। तो फिर इस तरह की जो अड़चने आने लगी, इसके लिए जो पहला संशोधन जो हुआ, जो पहली जो अमेंडमेंट हुई, उसमें इसी 31 जो आर्टिकल है उसमें कोई संशोधन किए गए। और फिर बाद में 1978 में 44 जो अमेंडमेंट हुई, उस वक्त तो ये पूरा का पूरा हमने जो आर्टिकल है वो वहां से हटाकर हमने आर्टिकल 300 इसमें हमने वो डाला, और वो कानूनी अधिकार किया गया। फिर वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो कानूनी अधिकार। किसी की जमीन है, किसी की प्रॉपर्टी अगर वहां से विकास काम के लिए अगर लेना है, तो उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ की वो रहेगी, और उसके तहत उसके साथ जो भी उसको उसका जो भी कॉम्पेंसेशन देना है वगैरह वगैरह करके वो लिया जाएगा। लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार आपकी प्रॉपर्टी विकास के लिए ले सकती है, ये तो तत्व यहाँ से साबित हुआ। देखिए कि ये जो अधिकार जो है ये मानव के अधिकार है। ये मानव के जो अधिकार है, ये सरकार को उसकी रक्षा करनी है, उसको जन्म से ये मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ अधिकार जो है वो सब लोगों के लिए, चाहे वो भारत के नागरिक हो या ना हो, जो यहाँ रहते हैं। लेकिन जो यहाँ के नागरिक नहीं है, उनके लिए कुछ अधिकार नहीं दिए गए। जैसे ये राइट टू स्पीच वगैरह वगैरह ये जो अधिकार है, या फिर आर्टिकल 15-16 जो है, या फिर 29 और 30 जो है, वो उनको नहीं दिए हैं। और इमरजेंसी में क्या होगा? तो इमरजेंसी में सरकार सभी अधिकार कर्टेल कर सकती है, 2 छोड़ के, जो 20 और 21, जो जीने का अधिकार हमें देते हैं, या फिर कानूनी कैद वाले अगर अरेस्ट हुए तो उसके बारे में जो रक्षा है वो देने वाला आर्टिकल 20 है। तो ये अधिकार हमें जो संविधान ने दिए हैं वो मैंने
सिटीजन नॉन सिटीजन को क्या होगा और फिर इमरजेंसी में कौन से रहेंगे, इसके बारे में मैंने बताया। अभी हम एक एक ग्रुप जो है उसके बारे में थोड़ा उसके एक एक आर्टिकल के बारे में जितना हो सके उतना हम लोग देखेंगे। जो समता के अधिकारी है 14 से 18 तक, हाँ, राइट टू इक्वालिटी। अभी देखिए कि जो कानून जो 14 जो है 14, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो इसे कि सभी लोग कानून के सामने बराबर है। कोई अगर गुनाह अगर किया होगा तो वो किस लिंग का है, किस प्रदेश का है, किस भाषा का है, इसमें कोई मायना नहीं रहेगा, दोनों को एक तरह की सजा मिलेगी। ये एक रही बात। लेकिन दूसरी जो बात है कि सभी के साथ जब समान बर्ताव होगा तो हमारे यहाँ कोई वीकर सेक्शंस भी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित है, आदिवासी है। तो सभी के साथ अगर कानून का एक जैसे बर्ताव अगर हमने किया तो शायद उनके लिए कुछ अलग बातें करनी होगी, नहीं तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हमने दूसरा वहां जो एक शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है कि उनको समान प्रोटेक्शन रहेगा। प्रोटेक्शन, कानून के सामने सभी समान और उसके साथ साथ सबको समान तरह की रक्षा मिलेगी। यहाँ जो सुरक्षा जो सबकी जो करने का जो सवाल है, तो सुरक्षा के तहत शायद बच्चों के लिए चाहे महिलाओं के लिए कुछ अलग से प्रावधान हो सकता है। जो कोई फिजिकली चैलेंज है उनके लिए कोई अलग से प्रावधान हो सकता है। तो ये ख्याल ये अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए इम्यूनिटी है हमारे यहाँ कि जब तक वो संसद के सदस्य है या फिर राज्य की विधिमंडल के सदस्य या राष्ट्रपति राज्यपाल हैं, वो अपने कार्यकाल के दरमियान उनको कुछ राहत दी गई है कि कुछ बातें उनके खिलाफ हम लोग मुकदमे नहीं चला सकते या कुछ परमिशन लेनी पड़ती है वगैरह वगैरह। अभी जो आर्टिकल 15 और 16 जो है, ये जो दो जो समता के अधिकार है, ये हम लोग आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं वो आरक्षण के की जब चर्चा जब होती है तो देखिए कि जो आर्टिकल जो 15 है, जो रिलीजन या फिर रेस या जाति लिंग इसके आधार पे उनके कहीं भी उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो उसमें दूसरी भी एक जो बात है कि एडमिशन अगर कहीं लेनी है, जो आर्टिकल 29 में उसका ज्यादा जिक्र है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो वहाँ हाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई कॉलेज में जब एडमिशन लेता है, कोई इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जब वो प्रवेश लेता है तब उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये उसमें आर्टिकल 15 में। लेकिन बात यूं है कि जो हम यहाँ ही आर्टिकल 16 देखेंगे, 16 भी वैसे ही है, लेकिन आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में सबके साथ समान बर्ताव होगा। लेकिन 16(4) जो क्लॉज 4 है उसमें 16 का, वो हमारे संविधान जब तैयार हुआ तभी उसमें था। उसमें ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कोई अलग प्रावधान चाहे रिजर्वेशन या इस तरह से करने पर सरकार को कोई मनाही नहीं हो सकती है। तो सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ये संविधान में ही SC/ST के लिए तो तय हुई। सवाल यह था कि आर्टिकल 15 जो है, जो एजुकेशन के बारे में कुछ बात करता है, वहां तो वैसे नहीं था। जो 16(4) है वो संविधान में नहीं था। इसके लिए बात यूं हुई कि जब मद्रास में जब आरक्षण दिया गया बैकवर्ड क्लासेस को, और वहां मैं भी ज्यादा डिटेल्स नहीं बताता हूँ क्योंकि पहले वो जब वहाँ आरक्षण का इतिहास उनका बहुत ही पुराना है। और वहां जब आरक्षण दिया गया पहले तो 50% आरक्षण दिया गया। लेकिन जो नॉन ब्राह्मण को जो आरक्षण दिया गया, वो नॉन ब्राह्मण में जो बलशाली है उन्होंने लिया, इस तरह का रामस्वामी पेरियार का कहना था। फिर उन्होंने और कुछ बदलाव मांगे और फिर जब तक 100% जगहों पर कुछ परसेंटेज लगे कि 2% ब्राह्मणों को, फलाने प्रतिशत नॉन ब्राह्मण, लेकिन फिर बैकवर्ड रहेंगे वगैरह वगैरह। तो ये हुआ यूं कि वहां एक लड़की चंपाकम दोराई राजन वो कोर्ट में चली गई और वही कहने लगी कि यहाँ जब आरक्षण इस तरह से है तो हमारा जो अधिकार जो है कि कानून के सामने हम समान है या हमें प्रवेश लेते वक्त इंस्टीट्यूट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये जो संविधान का जो सूत्र है उसकी यह अवमानना है। तो
इस पे पाबंदी लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 15 में कोई तो इस तरह की जो छूट है, इसकी कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं था। अभी हमारे संविधानकारों को देखिए कि 49 में संविधान मंजूर हुआ, 2650 को उसका अमल हुआ, और हमारी जो पहली जो लोकसभा जो आ गई वो 52 में आ गई। तब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वही पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट का काम कर रही थी। तो संविधानकारों को ये तुरंत ध्यान में आया कि ये तो यहाँ तो प्रॉब्लम हुई है। फिर उन्होंने तुरंत जो पहला जो संशोधन किया, जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट जो प्रॉपर्टी के बारे में और वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में भी है, ऐसी कई बातें ये फर्स्ट संशोधन जो पहला जो संशोधन किया हमारे संविधान में 51 में, उसमें ये बात है। तो वहां क्या किया गया, जैसे 16(4) है जो सीधी तौर से स्पष्ट रूप से आरक्षण दे रहा है, तो वो 16(4) ही यहाँ अनुच्छेद 15 में वो ऐड किया गया। और फिर जो ये हो गया कि वहां भी सामाजिक, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके लिए, और फिर SC ST के लिए आरक्षण रख सकते हैं। इस तरह का जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है वो वहां आ गई। तो ये इस तरह का एक आर्टिकल 15 और फिर 16 भी जो 16 में था वो 15 में आ गया, और ये जो मुश्किल थी आरक्षण के बारे में वो यहाँ से टल गई है। आर्टिकल जो 17 है वो तो अस्पृश्यता के खिलाफ वाला है कि अभी अस्पृश्यता अगर कोई व्यवहार में अगर उसका अमल करता है तो वो दंडनीय अपराध है। लेकिन ये सिर्फ कानून आने से, मतलब कुछ एक आर्टिकल आने से तो बात नहीं, ये तो लोगों से मन से भी हटाना होगा और कुछ कानून करने होंगे। तो 1955 में उसके लिए नागरिक अधिकार रक्षा कानून पहले बन गया, सिविल राइट एक्ट, लेकिन उससे कुछ ज्यादा काम नहीं चला। इसके लिए फिर 1989 में राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट उस वक्त लाया। वो बाद में VP सिंह के कार्यकाल में उसका अमल शुरू हुआ। तो 1989 का जो एट्रोसिटी वो ज्यादा तगड़ा है, लेकिन अभी भी उसके बारे में बवाल होता है, या फिर ये नहीं चाहिए, फलाना चाहिए, उसमें सुधार चाहिए। तो इस तरह की चर्चा चालू है। और दूसरी तरफ से ये भी जो पक्ष में है एट्रोसिटी एक्ट के, कि एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद भी सिर्फ 5% ही अगर कंडीशन है, अगर कोई 100 लोग अगर पकड़े गए उसमें, अगर ये एट्रोसिटी का कानून लग गया तो उसमें से 5 लोग भी दोषी नहीं पाए जाते। इस तरह की अभी भी उसकी स्थिति है। और चाहे जो अस्पृश्यता जो है वो खुलेआम आज स्पर्श करना, टच करना इस तरह से नहीं है, लेकिन और उसके जो रूप जो है वो आज भी मौजूद है। तो वो लड़ाई, जो मानसिकता की जो लड़ाई है वो तो आज भी चालू रहेगी। जो आर्टिकल जो 18 है, हमने जो कहा कि सभी लोग समान रहेंगे कानून के सामने, लेकिन अंग्रेजों के दरमियान या उसके पहले भी कोई किताब दिया जाता था, सर की किताब है, राय बहादुर है, नवाब है, और उसके पहले तो राजा महाराजा छत्रपति तो ऐसे कई थे, और वो अंग्रेजों ने भी चालू रखे थे। हमने फिर बाद में वो सब निकाल दिए, लेकिन हमने एक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण इस तरह के कोई किताब हमने शुरू किए। बीच में हमने वो फिर बंद किए थे, लेकिन फिर से वो चालू हुए। तो इन सब का क्या करें? तो उसमें से एक बात तय हुई कि जो एजुकेशन की जो किताबें हैं, चाहे वो PhD बनकर डॉक्टर बन जाते हैं या फिर प्रोफेसर है, तो अपने नाम के साथ वो प्रोफेसर डॉक्टर लगा सकते हैं, या फिर कर्नल है, मेजर है, वगैरह वगैरह, जो हमारे आर्मी या जो डिफेंस में जो है वो अपने नाम के साथ ही लगा सकते हैं। लेकिन भारत रत्न, पद्मश्री, ये जो बातें हैं वो हम नहीं लगा सकते। मतलब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, लेकिन वो लिखते समय ऐसे नहीं लिख सकता कि भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर, ऐसे वो नहीं लिख सकता। और अगर किसी और देश का कोई किताब अगर हमको अगर लेना है तो राष्ट्रपति की परमिशन हमको जरूरी है। मोरारजी देसाई के वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे 1990 में, नहीं 1990 में हमारे ये जो पूर्व प्रधानमंत्री उनको पाकिस्तान द्वारा नवाजा गया था कि निशाने पाकिस्तान। अभी जो ये स्वतंत्रता के अधिकार है जो 20 से 22 तक के, उसमें जो 19वां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मतलब महत्वपूर्ण ये बार-बार हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि सभी मौलिक अधिकार बहुत ही महत्व के हैं। लेकिन हेलो, कोई बोलना चाहता है? तो ये जो आर्टिकल जो 19 जो है, उसमें हमसे कौन से अधिकार है? तो राइट टू स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। और संविधान सभा में ये सवाल आया था कि फिर प्रेस की आज़ादी के बारे में क्या कहेंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्रेस की आज़ादी कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राइट टू स्पीच में आता ही है। मैं जब अभिव्यक्ति करता हूँ, मैं बात करता हूँ या अभिव्यक्ति जो मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, तो कई तरह से करता हूँ। मैं लिखता हूँ, नाटक लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ या और भी कुछ तरह से मैं परफॉर्म करता हूँ। मेरी जो बात है वो मैं सामने रखता हूँ। तो प्रेस की जो आज़ादी है वो ये जो राइट टू जो ये फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है या एक्सप्रेशन जो है उसमें वो आएगा। या फिर हमको बिना हथियार जमा होने का, सभा लेने का हमको अधिकार है। यूनियन संगठन बनाने का हमको अधिकार है। हम कहाँ भी घूम फिर सकते हैं, कहाँ भी हम लोग रह सकते हैं, व्यापार उद्यम कर सकते हैं हमारी जीविका के लिए। इस तरह के कि ये हमको स्वतंत्रता अ, इस इसमें दिए। अभी आप याद कीजिए जो हमारे कराची कांग्रेस में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उसमें काफ़ी अधिकार यहाँ हम लोग अभी इसमें देखते हैं। हाँ, लेकिन इन अधिकारों पे पाबंदी आ सकती है अगर सॉवेरेंटी का सवाल हो, अगर कोई मानहानि का सवाल हो या विदेशों राज्यों के साथ कोई संबंध में अगर कोई तनाव अगर तैयार हो जाता है या फिर पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक व्यवहार या फिर मॉरलिटी या फिर कोर्ट की अवमानना, इस तरह से जो हम प्रशांत भूषण के वक्त देखते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली जो बातें जो है कि हम प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि फिर उसमें किसको हम अवमानना कहेंगे और किसको नहीं। और आज तो ये बातें तो बिल्कुल ही बहुत ही संवेदनशील हुई है कि जो हम देखते हैं हमारे आसपास। ये मैंने कुछ चित्र नीचे आपके सामने रखा है। उसमें एक असीम त्रिवेदी का है कि जिसने पार्लियामेंट के बारे में जिस तरह से कार्टून तैयार किए थे, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उस वक्त, तो उनको सेडिशन के इसमें अरेस्ट हुई थी, लेकिन फिर कोर्ट ने उनको बरी किया कि ये उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। बहुत ही मतलब वो अच्छा किया कोर्ट ने। हमने अभी अभी देखा कि जो अनन्या नाम की जो लड़की है बेंगलुरु में, तो उसने ये ओवैसी की सभा में जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और देशों को भी जिंदाबाद उसने कहा, तो उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया। अभी उसको बेल मिला है, लेकिन ये अरेस्ट करने की भी नौबत जो आ गई वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह की बात हमारा संविधान जिस तरह से है और जिस स्वतंत्रता आंदोलन के पृष्ठभूमि पे उसका जो निर्माण हुआ है, तो जिन अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते थे या जिन अधिकारों को हम बहुत ही व्यापक रूप से देखते हैं, वही यहाँ अभी सिकुड़ता जा रहा है। इसके लिए इस लड़की को अरेस्ट हुई। देखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में क्या उसमें है कि सभी लोग आबाद रहे, भारत के लोग आबाद रहे, पाकिस्तान के आबाद रहे, इंग्लैंड के रहे, सभी लोग रहे। हम तो जय जगत वाले हैं ना, विनोबा भावे जो कहते हैं कि आप लोग भी अभी जय जगत कह रहे थे, तो मैं तो जय महाराष्ट्र कहूंगा या फिर मैं जय भीम कहूंगा, जय महाराष्ट्र कहूंगा, जय भारत या जय हिंद कहूंगा और जय जगत। तो उसमें से कोई मुझे ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। तो जय जगत में तो पूरी दुनिया आती है, सभी देश आते हैं, तो पाकिस्तान भी उसमें आएगा। तो इस तरह की जो भावना लोगों के मन में आज जो संकुचित रूप से जो लोगों के मन जो आज जो तैयार किए जा रहे हैं कि मतलब जिसके कारण हम लोग सब संविधान की तरफ या संविधान का प्रचार प्रसार करने में आज लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने। दिशा रवि का तो हमने अभी ही देखा है कि क्या हुआ, लेकिन ये सभी इसमें कोर्ट ने बहुत ही न्यायालय ने कोर्ट में जो निर्णय दिए हैं वो बहुत अच्छे निर्णय दिए कि ये जो आर्टिकल 19 जो उनका जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसके बारे में उन्होंने दिया है, और जो सेडिशन वाला जो मुद्दा है वो ये हो नहीं सकता ऐसे उन्होंने कहा है। ये देखिए कि जब 86 में जुनोवा विटनेसेस, ये केरल में क्रिश्चियनों में एक पंथ है, उसके 2 बच्चे स्कूल में जब ये जनगण चल रहा था तब वो खड़े रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नहीं हो, तो उसके लिए स्कूल ने उनको निकाला
फिर वो एक तरह की वो अवमानना है कि राष्ट्रीय चिन्हों के साथ या राष्ट्रगीत के साथ ये राष्ट्र का अवमान है वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ। हालांकि हमारे यहाँ संविधान में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि ये कोई ये दंडनीय अपराध है वगैरह वगैरह नहीं है। ये बाद में हमारे यहाँ जो 51 ये जब आ गया, जो हमारे मूल कर्तव्य, तो उसमें हमें क्या करना है, उसका अवमान नहीं करना है, उसकी गरिमा रखनी है, राष्ट्रीय चिन्हों की, ये बात आ गई। और 1971 में कानून आ गया, लेकिन वो भी बहुत ही पतला कानून था कि उसके तहत कोई बहुत बड़े कोई दंड उसमें नहीं थे। तो जेनोवा विटनेसेस आने के बाद ये सब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से वहां कहा कि वो खड़े रहे, और उनकी जो मान्यता है, जो धर्म की मान्यता है, वो इसको अनुमति नहीं देती कि कहीं वो प्रार्थना मुंह से कहे जो उनकी धर्म की नहीं है, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट किया है। और कोर्ट ने फिर एक इस तरह से की कमेंट की है कि बोले हम इसमें क्यों उलझते हैं, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो देश जो है, ये एक सहिष्णुता वाला, ये टॉलरेंस वाला है। तो और ये जो हमारी जो संस्कृति जो है या जो टॉलरेंस है, तो वो लेट अस नॉट डाइल्यूट इट, ऐसा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और फिर ये जेनोवा विटनेसेस का मामला उन्होंने वहां खत्म किया था। तो ऐसे कई मामले हम इतिहास में देखते हैं कि उनको कोर्ट ने भी इस दायरे में देखा है कि जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में और संविधान में जो निर्माता थे उसके, उनके मन में जो व्यापकता उसकी थी, उसका उन्होंने ख्याल किया है। लेकिन ये आज हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट उस तरह का ख्याल करेगी ये नहीं कह सकता। प्रशांत भूषण के मामले में हमने जो देखा है, वो तो बेवजह या वो जो इतना समय गया, वो कुछ ठीक नहीं था। अभी आर्टिकल जो 20 है, वो व्यक्ति को जो गुनाह जिसको कोई सजा मिलती है, तो उसके बारे में है। तो एक व्यक्ति को अपराध के लिए उस अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, बार बार उसके लिए कोई दूसरा और सजा देगा ऐसा नहीं उसमें होगा। अगर ये जो सजा एक अपराध है तो एक ही सजा, और जिस अपराध को उस वक्त का जो दंड होगा, अपराध जिस समय उसने किया है वही लागू होगा, नहीं कि जब ऑर्डर जब दी जाएगी तब जो दंड होगा वो उसको लगेगा। और दूसरी जो बात है कि खुद मैंने ये गुनाह किया है, ये मैं शायद पुलिस स्टेशन में कबूल करूंगा, लेकिन कोर्ट ये नहीं मानेगी, क्योंकि खुद के गुनाह के बारे में उसको खुद ही गवाह करके पेश करना, ये मूल अधिकार की अवमानना है। हाँ, उसने समझो ये कहा कि जैसे अभी यहाँ मुंबई में चल रहा है ना अभी ये वाजे का प्रकरण, कि उसने कहा कि मैंने लैपटॉप ऐसे ऐसे मीठी नदी में डाला है, तो उस जगह जाके वो प्रूव करके वो सब निकाल कर वो फिर वो एक ये बन जाता है कि सबूत, लेकिन वो कुछ कहेगा वो सिर्फ नहीं सबूत माना जाएगा। इस तरह से उसका एक मतलब है। अभी अनुच्छेद 21 ये 19 जैसा ये एक महत्वपूर्ण ये है, और ये 21 के तहत हमने कई बातें हमने हासिल की है। आंदोलन वाले लोग या समाज के और भी जो हितैषी लोग हैं उन्होंने भी। ये दो तरह का है, एक तो जीवन, राइट टू लाइफ है, और ये राइट टू लिबर्टी है, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे जीने के लिए आवश्यक है। मैं सिर्फ एक ऐसा एक जीव नहीं हूं कि मुझे सिर्फ जीना है, ये तो मुझे अच्छी तरह से जीना है। तो अच्छी तरह से जीने के लिए मुझे अनाज चाहिए, अच्छी तरह से मुझे कमाने का अधिकार चाहिए, और कमाने के लिए कोई साधन चाहिए मुझे ये जो पर्यावरण जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसी कई बातों का दायरा जो अनेक जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चली उससे उसका बढ़ गया है। हम जो राइट टू फूड कैंपेन वाले लोग हैं उनको भी इसी का आधार मिला। इसके राइट टू फूड जो ये 21 में ही आ गया। फिर यह राइट टू एजुकेशन भी इसी में आ गया, या राइट टू प्राइवेसी वाली जो बात है वो भी इसी में ही आ गई है। तो ये 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो 22 है जो आर्टिकल, जो गिरफ्तारी में के दरमियान, ये तो आपको शायद पता है कि 24 घंटे में उसको पेश करना होगा वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए कि ये जो आर्टिकल 22 में जो अधिकार दिए गए हैं, या और भी अधिकार हमको 19 में है, 21 में जो है, लेकिन हमारे यहाँ
सरकारों ने पहले भी और आज भी इस तरह के कुछ कानून किए हैं कि जो हम स्वतंत्रता के आंदोलन में उसके खिलाफ थे। हम रौलेट एक्ट के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी हमने टाड़ा पोटा इस तरह के कानून बनाए जो उससे कोई कम बदतर नहीं थे। या फिर यूएपीए भी पिछली सरकार के जमाने में बन गया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने, या फिर सेडिशन का जो है ना 124, ये जो जिसपे केस जनती है, राजद्रोह है वगैरह वगैरह, ये भी हमने रखा जो नेहरू जी उसके पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस ने भी वो खारिज करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ, या फिर वो ज्यादा उसमें कोई किसी ने जोर नहीं लगाया। अभी तो इस सरकार ने इन सब का बहुत ही कर्मठता से इस्तेमाल किया है और कुछ बदलाव भी किया है। जैसे यूएपीए, कांग्रेस के जमाने में यूएपीए जो था अनलॉफुल एक्टिविटीज के बारे में, वो संगठन के बारे में था, लेकिन इन्होंने व्यक्ति के बारे में किया। और ये इतना भयानक है कि किसी भी व्यक्ति को आप आतंकवादी या उसमें आप शामिल हो इस तरह का आरोप लगाकर अंदर डाल सकते हो। 6 महीने के बाद आपकी सुनवाई होगी, या फिर सरकार और भी वो मुद्दत बढ़ा के लेगी। कोई कैसे भी उसको सताया जा सकता है। ये भीमा कोरेगांव के केस में जिनको जो अरेस्ट हुई है, उनको इसी के तहत आज किया। और जो कोर्ट, जिस कोर्ट ने इसके बारे में कुछ राहत जो देनी है या जो रक्षा करनी है, वो कोर्ट अर्नब गोस्वामी को लाइन के कतार से जो सबसे पीछे, उसको पहले निकाल कर उस पर वो बेल देगी। लेकिन उसके पहले गौतम नवलखा है, फलाने है, भारद्वाज मैडम है, ये सब लोग हैं, उनका क्या हुआ? तो कोई भी सुनवाई किए बिना आप जो उनको जो अंदर डालकर जो सताते हैं या सड़ाते हैं, तो ये अधिकार तो इनको मिला है सरकार को, और वो सरकार जमकर उसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये संविधान की जो आत्मा या संविधान की जो कुछ जो मूल उसका जो सत्व है, उसको बहुत ही धोखा पहुंचता है। तो हमको इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए कि ये नहीं चाहिए कानून इस तरह के, और ये नहीं होंगे। सेडिशन का भी नहीं चाहिए। अभी शोषण के खिलाफ के अधिकार जो है वो 2 अधिकार है, 23 और 24। ये देखिए कि जो वेट बिगारी है, जो या फिर ट्रैफिकिंग है, उस पर पाबंदी ये लगाता है। लेकिन उसमें कई अगर राष्ट्रों को जब इस तरह की जरूरत होती है, तब लोगों को कोई काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसे आर्मी में डालना वगैरह वगैरह। लेकिन अब तक तो मेरे ख्याल से तो इस तरह की का समय अब तक तो नहीं हुआ है। 24 जो है राइट जो है आर्टिकल, वो 14 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को ऐसे जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते वगैरह। उसका कोई ज्यादा वर्णन की जरूरत नहीं है। हम अभी सेक्युलर, ये अपना धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जो है, देखिए कि जो 25 जो मैंने कहा ना कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट था, उसमें उसका जो जिक्र था, तो ये धर्म की जो, और कराची कांग्रेस में जो कहा कि सरकार तटस्थ रहेगी, मतलब सरकार के सामने सभी मजहब, सभी धर्म समान रूप से हैं। लेकिन समान रूप से है इसका यह मतलब नहीं है जो यूरोप में जो लगाया गया या फ्रांस में जो लगाया गया कि सरकार उसके खिलाफ हो गई, या सरकार उनको सरकार के जो कोई तत्व होंगे, चाहे मानो कि उसमें आपको देखिए कि आपको बुर्का पहनने की आजादी नहीं है, क्योंकि हम नहीं, सरकार ये सरकार का ही सूत्र है कि ये नहीं चाहिए, तो कि किसी मुसलमान औरत को बुर्का पहनने की पहना मतलब वो गुनाह माना जाएगा। इस तरह की जो फ्रांस वाली बात, वो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है। तो हमने आजादी दी है, अपने अपने मुताबिक, आप अपने मजहब के मुताबिक आप आपकी उपासना कर सकते हो, आस्था रख सकते हो। लेकिन अगर वो पब्लिक अफेयर में, ये सार्वजनिक कोई व्यवहार, इसमें अगर अड़चन आती है, अगर वो नैतिकता या फिर सेहत के बारे में कोई अगर उसमें बाधा डालती है, तो सरकार उसमें बदलाव लाएगी। तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करने का जो है वो सरकार को अधिकार रहेगा। जैसे दही हंडी हमारे महाराष्ट्र में, तो कितने भी आप स्तर लगाओ, ऊपर से कोई गिरेगा और कोई मरेगा या कोई टूटेगा उसका पांव या कुछ होगा, तो अगर कोई कहे नहीं तो हिंदू धर्म की का हमारे त्योहार है, हम चाहे जो भी करें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेहत को
ठेस पहुंचती है या आँच पहुंचती है या कोई बाधा होती है तो वो नहीं चलेगा। या फिर लाउड स्पीकर की आवाज कितनी होगी, कब लगाना है, आपके जो मंडप होंगे जो गणपति वाले या फलाने और भी कुछ प्रोग्राम के लिए वो कहाँ वहाँ लगा सकते हो, कौन कितने, खत्म हुआ था? ओम इसके प्रकाश बारे में भी पाबंदी सरकार लगा सकती है। तो हमारे सेक्युलरिज्म का जो ये स्वतंत्रता की जो बात है वो 25 में जो है वो इस तरह से है। 26वां भी धर्म के बारे में है कि धर्म के ये एक ग्रुप का भी अधिकार है कि आप अपना मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, आप अपने धर्म का प्रचार करो, ये सब आपको अधिकार है। लेकिन सरकार का जो इंटरवेंशन जो उसमें है, जिस जरूरत पे या संपत्ति जो वहां की होती है, मठ की या किसी धर्मस्थल की हो, उसके बारे में सरकार कुछ हस्तक्षेप कर सकती है। या फिर संविधान की को अगर कहीं ठेस पहुंचती है तो उसमें सरकार दखल देगी। जैसे देखिए कि ये मैंने 2 फोटो यहाँ रखे जो महाराष्ट्र की है, एक तो मुंबई का हाजी अली वाला और दूसरा शनि शिंगणापुर जो मंदिर की जो वहां का जो आंदोलन हुआ वो, कि जहां औरतों को मनाही की गई थी कि एक जगह से एक जगह आने के बाद आपको अंदर नहीं प्रवेश मिलेगा, पुरुष अगर होगा तो उनको मिलेगा लेकिन औरत को नहीं मिलेगा। तो ये पाबंदी क्यों? मंदिर हो क्या है, जहां तक पुरुषों को आपको आपको आप परमिशन देते हो वहां तक औरत को चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के में कानून के सामने सब बराबर है और लिंग के साथ भेदभाव नहीं होगा, जेंडर के इसमें भेदभाव नहीं होगा, ये हमने तय किया है। तो यहाँ ये भेदभाव नहीं ये चलेगा। लेकिन सबरीमाला के बारे में वो अभी चल रहा है कि वो धर्म के कोर का हिस्सा है या नहीं वगैरह वगैरह, इस तरह की उसमें और कोई पेचीदा बात है कि या सबरीमाला के एक देवता के भी कुछ अधिकार है, इस तरह की भी उसका अर्थ या मतलब निकाल के कुछ बातें चल रही है, वो देखते हैं अभी क्या होगा। लेकिन आमतौर पे इस तरह से कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन उसके पहले सरकार भी कर सकती है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि सरकार इसमें पड़ती नहीं है, वो कहती है कि वो हम धर्म की भावना अगर लोगों को अगर हमने तो उन लोग नाराज होंगे और फिर वोट नहीं मिलेंगे। वास्तविक रूप से आप संविधान की शपथ लेकर अगर राज चलाते हो तो आपको ही ये काम करना होगा, लेकिन अक्सर आजकल वो नहीं करते। एक ही करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सोमनाथ के मंदिर के वक्त जो उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जो लिखा था कि आप उस प्रतिष्ठापना को मूर्ति की आप न जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो एक तरह का वो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये सेक्युलर राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं उन्होंने माना और फिर वो एक तरह का प्रेसिडेंट बन गया। और फिर मोदी हम देखते हैं कि वो तो खुद ही उसका क्या वो होस्ट है उसके या वो यजमान है और वही वो यज्ञ कर रहे हैं राम जन्मभूमि के। और स्वागताध्यक्ष या वहाँ के जो है वो योगी आदित्यनाथ है वहाँ के। तो ये जो सरकार ही मंदिर का सब कुछ जो कर रही है, वो आपको बुलाया गया है वहां और आप एक मेहमान के नाते वहां गए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बात तो इसमें नहीं बैठती है। लेकिन आज तो संविधान को जिस तरह से खींच रहे हैं या जो मोड़तोड़ जो चल रही है, क्योंकि संविधानकारों की बात ऐसी थी कि कुछ बातें संविधान में स्पष्ट रूप से है, लेकिन कुछ बातें जो संकेत है या हम उसका जो एक निचोड़ है या उसका जो सूत्र है, उसका जो उसकी जो फिलॉसफी है, वो समझ के आपको जो कुछ करना है, उस पे ये लोग आज क्या कुल्हाड़ी चला रहे हैं। और 27 जो है वो वो एक कि टैक्स एक जगह ऐसा था, वो मद्रास में ही था कि पूजा अर्चा के लिए या इसके लिए ही एक टैक्स लगाया गया था। तो इस तरह का कोई टैक्स करके लोगों से नहीं पैसे लिए जाएंगे, चाहे वो मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म के लिए मुझे कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत, मैं कंट्रीब्यूशन दे दूंगा, कोई दान दे दूंगा, वो अलग अलग बात है। लेकिन इस तरह से आपको कोई टैक्स लेकर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और 28 को जो ये है कि वो सरकार जहां पैसा देती है, ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते।
और कोई धर्म या कोई अल्पसंख्यक वाली संस्थाएं अगर रहेंगी, वो बाद में अधिकार हम देखते हैं देखेंगे। तो ऐसी अगर होगी तो वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो विद्यार्थी रहेंगे उनके अभी उनके जो पेरेंट्स है उनके परमिशन के बिना आप उनको उस धार्मिक या कोई प्रोग्राम उसमें आप शामिल नहीं कर सकते। इस तरह के ये अधिकार है। अभी एक कल्चर और जो एजुकेशनल जो भी राइट जो है वो 29-30, जो मैंने 29 का जिक्र किया था कि भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी धर्म व जाति के आधार पे संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश देने के लिए ये था। तो वो तो संशोधन जो पहला संशोधन हुआ उसमें इसमें बदलाव किया गया। देखिए कि लेकिन कोई अगर कोई अल्पसंख्यक या इस तरह की अगर इंस्टीट्यूट वो बनाते तो उनको चाहे भाषा चाहे रिलीजन जो भी अल्पसंख्यक का जो भी मायना रहेगा तो 50% लोग आप उसमें से ले सकते हो। अगर वो अगर कॉलेज है तो 50% अल्पसंख्यक जिसके कारण वो बनाया गया है, भाषा या धर्म, तो उस धर्म या भाषा के लोग आप 50% ले सकते हो। लेकिन जो 50 जो रहेंगे उसमें जो सरकार के जो कानून है या मुताबिक जो भी रिजर्वेशन या रहेगा वो उसी तरह से लागू होगा। या फिर आप में कर्मचारी वगैरह वगैरह जो भी सर्विस कंडीशंस है इसके बारे में जो आम कानून रहेंगे वो भी आपको लागू होंगे। इस तरह से जो ये है ये आर्टिकल 30 है। ये मैं अभी एक लास्ट अधिकार बताकर मैं यहाँ रुकता हूँ। देखिए ये राइट जो आर्टिकल 32 है, जो आप देखिए कि हेबियस कॉर्पस अगर इसके जरिए हम लोग जो कोर्ट में जाते कि मुझे कानूनी तौर पे नहीं अरेस्ट किए, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकता हूं कि ये बेकानूनन अरेस्ट है और ये मेरा अधिकार छीन रहा है जो मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसको कुछ राहत देगी कि ये नहीं होगा। कोई इस तरह का अधिकारी है कि जो उस अधिकारी के हाथ, वो अधिकारी उसके लिए वहां उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो कहता है कि नहीं ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो ऐसी कोई अगर बात होगी तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ आवाज उठा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, या निचले कोर्ट के खिलाफ भी हम लोग जा सकते हैं कि फलाने फलाने कोर्ट ने ये किया। तो इस तरह के कई अधिकार जो हेबियस कॉर्पस, मैंडामस वगैरह वगैरह है। मैं यहाँ इतना ही कहता हूँ कि ये जो आर्टिकल 32 जो है वो अभी हमने जो आर्टिकल देखे हैं 14 से लेकर 31 तक, इन अधिकारों की रक्षा के लिए है। मानो कि ये 31 तक के अधिकार आपको है, लेकिन उसका अगर हनन हुआ और सरकार ने कोई आपकी रक्षा उसमें नहीं की, तो आप कहां जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहेगा कि हम इसी 32 के तहत जो याचिकाएं जो आ रही हैं वो जो अधिकार जो है उसके कटौती करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? जबकि संविधानकार डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 32 जो है, ये आर्टिकल 32 ये संविधान की आत्मा है और हृदय है, उसका सोल है और हार्ट है। और हमारे बोबडे जी जो मुख्य न्यायाधीश आज है वो कहते हैं कि इस 32 का जो अधिकार है उसमें हम कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा? मैं यहाँ रुकता हूँ और फिर बहस के लिए हम लोग खोला करेंगे। धन्यवाद। जी, किसी के कोई सवाल? नमस्कार। नमस्कार। एक बहुत अच्छा प्रश्न रजनीकांत जी ने पूछा है कि जिस तरीके से ये हथियारबंद प्रदर्शन किए जाते हैं, जो रैली या जुलूस निकाले जाते हैं, ये क्या उचित है? जैसे आरएसएस विजयादशमी के दिन निकालता है या उससे जुड़े हुए संगठन निकालते हैं, या विशिष्ट कोई जाति या समाज के लोग किसी विशिष्ट दिन निकालते हैं, क्या ये उचित है या क्या ये परमिसिबल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए कि हमारे यहाँ, देखिए कि मैं कानून का तो जानकार नहीं हूँ और उसके लिए कई केसेस और कुछ ना कुछ उसमें हुआ है, लेकिन उसका जो उसका जो मूल जो एक सूत्र जो है वो मैं
बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि ये सवाल सिख धर्म के इसमें भी आया कि वो जो शस्त्र का जो इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के, तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपका एक सांस्कृतिक अधिकार है, कल्चरल या वो अधिकार है। वो समझो जुलूस में आपने तलवार निकाली तो आपकी एक वो एक रीति है आपके मजहब की, आपकी कल्चर वाली बात है, त्योहार का वो एक रूप है, इस तरह से उसे देखा जाता है। वो जुलूस कोई किसी को मारने के लिए या वो जो लोग इकट्ठे आते हैं तो कोई आक्रमण करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो हाँ, लेकिन कोई अगर मोर्चा है, प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट में ही अगर तलवार निकाल के अगर जा रहे हैं तो अलग बात है कि वो परमिशन नहीं है, वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है उसमें, क्योंकि बिना हथियार उसमें आपको जाना है। तो ये दो फर्क है। तो अगर कि शस्त्र पूजा अगर होती है तो वो पूजा चल रही है तो पूजा के लिए वो मेरे ख्याल से वो नहीं लागू होगा। मतलब वो, हाँ, क्योंकि हमारी इसमें एक उदारता है कि सब हमको एक निमित्त मिला, चलो ये देखो पूजा कर रहे हैं शस्त्र की तो ये शस्त्र का इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। उसमें किसको और जानकारी हो तो बता सकते। सावन जी, एक मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम देखते हैं कि ये टीवी डिबेट्स में बहुत सारे ऐसे एंकर्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे वक्ता भी होते हैं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं, दो समाज या दो धर्मों के बीच में वो तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो वेदर इट इज अलाउड एंड ये इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं होता अगर फंडामेंटल राइट्स वो वायलेट करते हैं? बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसा आपने बताया वो ये तो नहीं परमिट करता है कि कोई दो धर्मों के बीच में या दो समाज के बीच में वो इस तरीके से शत्रुता निर्माण करे। बिल्कुल। तो वैसे अगर जो कोई करते हैं वो तो 19 में जो नीचे जो दिए हैं ना कि वो अगर अवमानना होती है, वो धर्म की अवमानना होती है, तो उसके कारण वो उसको अनुमति नहीं है उस तरह से करना। लेकिन देखिए उसमें भी ये बातें हैं जो शस्त्र वाली जो बात है कि चिकित्सा के वक्त जो आलोचना होती है, अगर हम एक चिकित्सा कर रहे हैं मजहब की, जैसे डॉक्टर अंबेडकर खुद है, महात्मा फुले है, पेरियार है, तो ऐसे लोगों ने तो हिंदू धर्म की चिकित्सा की और वो हम अगर आज देखेंगे तो वो बहुत ही बेरहमी से की है। पेरियार ने तो गणपति की मूर्ति लाकर रास्ते में पटक दी है, इस तरह से तोड़ी है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसके बारे में जो कहा वो कहा है वो किसी ने वो मंदिर की मूर्ति नहीं की है, तो इस तरह की एक वो ये था वो उन्होंने तोड़ा, इस तरह के करके वो उन्होंने क्या उसको कोई गुनाह नहीं माना, इस तरह से हुआ है। लेकिन देखिए कि अभी की जो सरकार है वो तो उसको ऐसी नजर के कि कहाँ मुझे मिलता है उसको पकड़ो, कहाँ पकड़ो। तो देखिए कि ये दो तरह की चीज है कि आप किस तरह से मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा मुझे एक दीजिए कि जो उसमें है दो, मतलब एक ही से के लिए दो बातें बताओ तो कि जो शायद और भी सवालों का वो उत्तर हो सकता है इसमें कि ये ओबामा उस वक्त उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था और ये ट्रम्प चुनकर आए थे। ऐसे संधि काल का एक वाकया है। कॉलिन केपर्निक नाम का एक फुटबॉल वाला एक ये था, खिलाड़ू है वो, ये प्लेयर, तो उसने वो कलर्ड है, वो ब्लैक है, तो उसने प्रोटेस्ट किया मैदान के कि मैं राष्ट्रगीत नहीं कहूंगा, और वो अपने घुटने पर बैठ गया। घुटने बैठना उनका एक प्रोटेस्ट का एक जरिया है। तो बैठने के बाद बवाल मचा और ट्रम्प ने कहा कि ये तो राष्ट्र के साथ द्रोह है, इसको और देश में जाना चाहिए, मतलब पाकिस्तान में जाना चाहिए, हमारे यहाँ कहते थे कि इसको जाने दो। ओबामा ने क्या कहा कि नहीं, ये उसका हक है, और उसने ऐसी व्यथा को उजागर किया है कि जिसके बारे में हमें कुछ उपचार करना है, कुछ रेमेडीज करना जरूरी है, इसके लिए उसका हक है वो। अभी देखिए कि अमेरिका का संविधान एक ही संविधान है, एक ही संविधान के जरिए ये दो लोग हैं ट्रंप और ओबामा, लेकिन दो अलग अलग बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग बात या व्यवहार भी क्यों होता है, तो दोनों की विचारधारा क्या है, और ये विचारधारा महत्व की है। मैं भारत का उदाहरण देता हूँ। हमारे मूवमेंट, हमारे मत कहते समय
मैं अम्बेडकर मूवमेंट या दलित मूवमेंट की बात करता हूँ। आपने नाम सुना है, नामदेव ढसा, राजा ढाले पैंथर के बड़े नेता थे और विद्रोही थे। और उन्होंने उस वक्त नामदेव ढसा ने कविता के माध्यम से कि 15 अगस्त के बारे में भला बुरा कहा था। और राजा ढाले ने तो साधना, जो सानी गुरु जी ने स्थापित किया हुआ जो मैगजीन है, उसमें आर्टिकल लिखा था कि काला स्वतंत्र दिन, और उसमें उसने राष्ट्रध्वज के बारे में जिस भाषा में लिखा था वो कोई भाषा सराहनीय नहीं थी, बिल्कुल ये अवमानजनक थी। लेकिन उसके बारे में देखिए कि उन्होंने 72 में स्वतंत्रता का रौप्य महोत्सव हुआ और 71 में कानून आया था, इंदिरा जी थी उस वक्त। चाहे तो इस कानून के तहत इन दोनों को सजा हो सकती थी, लेकिन सजा नहीं हुई, बल्कि उनको किस तरह से समझा गया कि ये दोनों लोग जो लिखते हैं वो कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज स्वतंत्रता के 25 साल बाद भी दलितों के साथ जो व्यवहार समाज में हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारी स्वतंत्रता उन तक नहीं पहुंची है, इस वास्तवता को उन्होंने सामने लाया है। इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाज में भी एक तरह का एक प्रोग्रेसिव विचार था कि जिसके कारण नाराजगी तो जताई गई, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आज दोनों के जो रिश्तेदार, घर के लोग जो है, वो ये कहते हैं कि आज अगर वो मोदी जब है तब उन्होंने अगर ये किया होता तो सेडिशन के आरोप में उनको कब का अंदर डाला जाता था। तो इंदिरा जी और मोदी जी एक ही संविधान से चुनकर आए हैं, ये शपथ लेते, तो दोनों का व्यवहार अलग क्यों? क्योंकि विचारधारा, तो इसलिए विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे संविधान एक हो। जी, एक अंतिम सुरेश जी एक सवाल मैं सबके तरफ से पूछना चाहूंगा जो लिखित स्वरूप में प्राप्त हुआ है कि मौलिक संविधान ने प्रदान किए हुए मौलिक अधिकारों के सामने आज के परिवेश में क्या चुनौतियां हैं, और उससे साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ जो सवाल है वो मौलिक अधिकार और हमारे कर्तव्य, इसके बीच का, दोनों के बीच का बैलेंस किस प्रकार से बनाते हुए आगे चलना चाहिए? देखिए कर्तव्य जो है, जैसे मुझे दूसरे धर्मों के प्रति चाहे कोई मंजूर नहीं है उनकी बात, फिर भी मुझे उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं, या राष्ट्रगीत या उसकी मुझे अवमानना, उसको मुझे मानना है, उसको वगैरह वगैरह, ये जो सब जो मूल कर्तव्यों की जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन राइट्स और ड्यूटीज ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, ये बात सही नहीं है। इसमें बहुत गड़बड़ होती है। लोग क्या कहते हैं इसमें, जैसे मोदी जी और ये इस तरह से जो हुकुमशाह होने वाले लोग हमेशा देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों के बाद ही आपके अधिकार ये होंगे। भला मैं कर्तव्य कुछ भी नहीं करूंगा, फिर भी मुझे अधिकार है, वो मेरा मनुष्य होने के नाते वो मेरा राइट है, मनुष्य होने के नाते वो मेरा राइट है। संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में आ गए। वो बेहतर है, उसमें कोई ये नहीं है, वो बहुत ही मदद करते हैं आपको देश का नागरिक, सही तरीके का नागरिक बनने के लिए। लेकिन कोई अगर उसका वास्ता देकर अगर मूलभूत अधिकार अगर छीनता है तो वो नहीं चलेगा। इसलिए मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, बेसिक राइट है, वो महत्वपूर्ण है। वो चाहे वो कर्तव्य करे या ना करे, हाँ, लेकिन कर्तव्य करना बहुत जरूरी है, वो आवश्यक है, ये हम उसमें कह सकते हैं। अभी की सरकार जो है, तो ये सभी जो मूलभूत जो मौलिक अधिकार है, बेसिक राइट है, वो तो निकाल रही है। ये तो कहीं संविधान का आधार लेकर या संविधान का बिना कुछ ये करके, क्योंकि देखिए कि संविधान, मैं जहां तक समझता हूं कि डॉक्टर आंबेडकर उसके बारे में कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नाम की कोई चीज है। मैंने तो अब तक मैंने ये देखिए, जो अभी अमीनाक्षी और ये सब लोग पार्लियामेंट में रह चुके हैं सब, वो तो देखते कि कोई, हम लोग तो हमने सिविल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि एक कानून बनता है तो कैसे बनता है, तो बिल रखा जाता है, फिर वो लोगों को दिया जाता है, लोग उस पर
स्टडी करते हैं और फिर उस पर चर्चा होती है एक सभागृह में, फिर उसको मंजूरी मिलती है, या अगर नहीं मिल कुछ अगर होगा तो चिकित्सा समिति के पास दिया जाता है और फिर से रखा जाता है, वही दूसरे सभागृह में भी हो जाता है और फिर बाद में राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाता है। अभी आप अमित शाह सुबह 11 बजे आकर अगर वहां बिल रखते हो कश्मीर के बारे में और शाम को अगर मंजूर करते हो, तो मैं बिल पढ़ू कब और मैं बहस करूं कहां? जब कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि आपने बहस के लिए वक्त कहां दिया, तो हमने वक्त दिया है क्योंकि सुबह तो बिल रखा था और आपको चर्चा के लिए वक्त दिया था। अरे ये क्या वो विडंबना है? वे कहते हैं कि कश्मीर ने प्रस्ताव देने के बाद सरकार उसके बारे में कुछ कर सकती है, तो आपने कैसा निर्णय लिया विभाजन का या 370 का जो भी कुछ दुरुस्त करना है? हाँ, कश्मीर ने प्रस्ताव दिया है, मतलब क्या किया? विधानसभा खारिज, राज्यपाल नियुक्त किया गया, राज्यपाल ने इनको प्रस्ताव दिया और इन्होंने वो मंजूर किया। मतलब जो एक पात्री जो प्रयोग कहते हैं ना कि मैं यहां से बात करूंगा, वो यहां से करे। अरे ये तो कितनी विडंबना है, यहाँ कहाँ नैतिकता रह गई? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाली जो बात है, आधार का बिल कहाँ वित्त बिल हुआ? कोई संबंध नहीं है। आधार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि उसमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो वित्त बिल क्यों आ गया? तो इस तरह ये फार्मर्स के जो बिल जिस तरह से करे, कितने बिल उन्होंने अभी देख, तो जो हम गूगल करेंगे तो पता चलता है इतने सारे बिल मंजूर हुए। तो ये तो बात उनकी देख, मैंने कल परसों ही मैंने ये प्रताप भानु मेहता का एक भाषण देखा। उन्होंने कहा कि ये तो संविधान तो उन्होंने बिल्कुल खत्म किया है, बिल्कुल कोलैप्स किया है। अभी हमें जो लड़ाई जो लड़नी होगी, तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो वक्त है वो याद करके हम वहां से शुरुआत करें, लोगों में जाकर ये सब करके। हमारे लिए कोई आज की संभावना अभी कुछ नहीं है कि जो हमको ये हम संविधान इस तरह से बचा सके, तो इस तरह की हमको कोशिश करनी होगी। इतना इन्होंने बुरा हाल या जो व्यवहार किया है संविधान के साथ, और सभी बातें लोगों को पता चलती है, ऐसी बात नहीं है जो व्यवहार जिस तरह से ये करे। हमने कितना ये कहा कि यहाँ व्यक्ति महत्व की नहीं है, लेकिन मोदी जी व्यक्ति महात्मा ही बढ़ा रहे हैं इसमें से। और जो कुछ आज जो हो रहा है तो वो भयानक है। मतलब जो हमने हमारे सभी गांधी, नेहरू, सभी, गांधी जी ने तो प्राण दिए थे, या जिस तरह से वो ये सब लोगों का जो कुछ था, अंबेडकर, सबका वो लोग इस्तेमाल करते हैं सिवाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सबका इस्तेमाल करके उनका जो तत्व ज्ञान या उनका जो भी कुछ कहना है वो कहने के लिए उनके वो प्रचारक बनाया उन्होंने। गांधी जी को, अंबेडकर को, वो उनके प्रचारक है, सिर्फ नेहरू नहीं है। तो ये आज का वास्तव तो भयानक है, वो तो हमको लड़ना है। मतलब थैंक यू वेरी मच। अनम्यूट कीजिए। एक आखिरी प्रश्न हमारे देवेंद्र शर्मा जी के तरफ से आया हुआ है। उनका कहना है कि नौकरशाही के आगे आम जन जो है वो आज पूरी तरह से दीनहीन यानी हताश महसूस करता है। ब्यूरोक्रेसी के सामने वो विदाउट एनी राइट्स अपने आप को महसूस करता है। उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? ये तो सवाल क्या 47 से रहा है। मतलब वो कोई ब्यूरोक्रेसी वाली बात तो आज की नहीं, हो तो लड़ना है और उनको कुछ हद तक कानून से या कुछ बातें संगठन के जरिए या इस तरह से वो ये करना है। लेकिन समाज के जो हित संबंधी लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं ना। अभी देखिए कि जगह जगह पे जो IAS ऑफिसर या फलाने सब जो है जो इस्तेमाल हो रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, जो परमबीर सिंह और वगैरह, ये जो सब जो लोग जिस तरह से वो फिर जो सत्ताधारी है वो इस्तेमाल करते हैं और वो भी उसका एक हिस्सा बनते हैं। तो इसमें जब लोग जिस तरह से जागरूक होंगे, आवाज उठाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे, ये होगा। और ऐसे लोगों की सरकार में कुछ दखल अगर होगी या वो उस तरह से वहां सत्ता में कोई लोग अगर रहेंगे, तो ये तो कांग्रेस के वक्त भी इसकी बुरी हालत थी, और इनके वक्त तो सब तो अभी क्या मतलब बाहुबली है सब। तो चाहे तो आपको लोया को हम खत्म करेंगे, जो कुछ करेगा उसको ये करेंगे, कोई क्या इसकी कोई सुनवाई कुछ नहीं,
क्या किधर भी हो गए, इस तरह की इनकी स्थिति है। तो उसके लिए लड़ना है और समाज मन तैयार करना है उस तरह से, यही है। मैं इसमें एक लेकिन बात उसके लिए जोड़ना लोकतंत्र, लेकिन चाहूंगी। उसके लिए लोकतंत्र कुछ ये है, मतलब ये हमने लोकतंत्र अपनाया इसलिए ये सब कुछ हुआ है, इसके लिए कोई तो कल्याणकारी हुकुमशाह चाहिए वगैरह वगैरह, ये उसमें जो एक नैरेटिव या सूत्र जो आगे जाता है ना, उसको हमको सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैं एक ही बात सुरेश जी के इसमें जोड़ना चाहूंगी कि नौकरशाही से हमेशा झगड़ा रहा था, लेकिन इनकी सरकार आने के पहले काफी हद तक हमारी जो यंत्रणाएं थी, यानी चुनाव आयोग से हर कोई डरता था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके निश्चित रूप से कुछ न कुछ ले सकते थे अपने तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से, आज हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, या बोल रहा है वो इतना उटपटांग, जैसे अयोध्या मामले में जो प्रेयर ही नहीं की थी कोर्ट के सामने, वो चीज ही कोर्ट ने उनको दे दी गई है। यानी ये जो प्रेसिडेंस बना दिया है, उसी का आधार लेके ये लोग अब मथुरा और और आगे उनकी और जो शुरू रहेगी, या 370 पे सुनवाई नहीं करेंगे, या महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि मैं नजर कैद में हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कहाँ नजर कैद में, उनको तो हमने पकड़ा ही नहीं है। या अभी आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जो देखेंगे कि जो चुनाव आयोग रोज बोल रहा है, तो अभी की चुनौती मुझे जो उससे बढ़ के लग रही है कि यंत्रणाएं सब हमारे हाथ से चली गई है, ना प्रेस हमारे हाथ में है, ना कोर्ट हमारे साथ है, ना इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, ना अब उनके मन में आया कि हड़प्पा संस्कृति की जगह अब हम सरस्वती संस्कृति बोलेंगे। तो इतिहास इतने सालों का, उसकी अभी तक जो हमारा आधार था, यानी नौकरशाही के पूरी ब्यूरोक्रेसी की मर्यादाओं को मानते हुए भी ये सारी यंत्रणाएं लोगों के लिए एक तरह से जवाबदेही थी उनके लिए। आज इस किसी भी यंत्रणा के सामने हम जाएंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, भले ही सुधा भारद्वाज या फादर स्टेन्स होंगे कि जिनको तलोजा जेल में हमारे यहाँ लाके डाल दिया है, कि जिनको पीने के लिए यदि स्ट्रॉ चाहिए तो भी हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो सारे शहरी नक्सल हैं। तो ये सारी यंत्रणाओं का जो धोखा है वो बहुत ही भयानक है, भयावह है। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी चीज, पिछले बार जैसे इन्होंने कहा कि कोरोना आया है, सबने अपने अपने घर के लाइट बंद करो या जो कुछ दिए जला, तो उस समय जिन्होंने वो नहीं किया था, उसके बारे में आस पड़ोस के लोगों ने जिस तरह से रोष व्यक्त किया है, गालियां दी हैं, वो भी एक जहर वो समाज में ही घोल रहे हैं। तो वो और बड़ी चीज है, यानी कल को पार्टी बदल के भी आ जाएगी तो भी ये यंत्रणाएं, ये समाज में फैला हुआ जहर, ये चुनौती मुझे लगता है हमारे सामने फिर भी बनी रहेगी। तो ये उसकी गंभीरता है जो जिसके लिए मुझे लगता है आप लोग सब भी अपने अपने जमीनी स्तर पे कुछ न कुछ झगड़ा दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि मंजिल बहुत दूर है। धन्यवाद। मुझे एक बात आखिर कहनी है, अगर आपको सवाल नहीं होगा तो, कि जो अभी कोर्ट वाली जो बात जो आ गई, मुझे जो एक डर है मैं रखता हूँ आजकल, मुझे जो लग रहा है वो कि देखिए कि ये मूलभूत जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, तो इसी जो पार्ट जो 3 है संविधान का, उसमें 12 और 13 ये आर्टिकल्स 2 है कि जो जनरल है, मतलब स्टेट क्या, कौन सा, किसकी व्याख्या 12 में की है, और 13 में ऐसा कहा गया है कि राज्य या केंद्र इस तरह के कानून करेंगे जो मूलभूत अधिकार की को हानि नहीं पहुंचाएंगे, मतलब उसके इसमें। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ संविधान में 368 है आर्टिकल कि जो पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो संविधान में बदल कर सकता है। तो ये एक तरह का पेज तैयार हुआ था। तो उस वक्त जो कोर्ट केसेस जो गोलकनाथ या फलाने जो भी हुई, तो उसमें यह कि हाँ, एक तो पार्लियामेंट को अधिकार है, वो कर सकता है, ये एक हुआ। या दूसरा है कि नहीं, ये अधिकार नहीं है सब कुछ करने का। लेकिन उसका सबसे अहम जो वो हुआ वो केशवानंद भारती में, जो सबसे बड़ा है, मतलब 13 जज वाला वो बेंच है।
तो उसमें दिया कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन आजकल न्यायालय कोर्ट की जो रवैया जो देख रहे हैं हम लोग आज, अगर मानो केशवानंद भारती 13 थी और अगर 15 जजेस का अगर संविधान बेंच अगर बिठाया गया और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहा गया, अभी मराठा आरक्षण के दरमियान बहुत चर्चा चल रही है, वो इंदिरा सोनी वाला जो मामला था ना, 50% के आगे हम लोग नहीं जा सकते रिजर्वेशन, और सब स्टेट उसके बारे में ये 50% का हटा दो, ऐसा उनका कहना है। वो एक तरह का सवंगे पॉपुलर वो तरीका है, लेकिन इस पॉपुलर तरीके में से अगर मानो कि एक केशवानंद भारती का 13 वाला अगर 15 जजेस का अगर बैठ गया, क्योंकि 50% वाला संविधान के ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि वो आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है कि इक्वल बिफोर लॉ, अगर ये रहेगा तो 50, तो इसको ये उसका फिर उसके बारे में सोचने के लिए अगर केशवानंद भारती के जैसे 13 वाला अगर 15 अगर बिठा गया, अगर वो 15 लोगों ने मानो इस तरह का उत्तर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली कोई बात ही नहीं है, पार्लियामेंट पूरा कुछ बदलाव ला सकती है, तो क्या होगा संविधान का? ये डर है मुझे। ये पहले नहीं था, मतलब सभी कोर्ट में कुछ हुआ, लेकिन सरकार उस तरह की नहीं। कांग्रेस में हम लोग क्या जो भी लड़े हैं, आंदोलन वाले लोग हैं, हमारी कितनी लड़ाइयां कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस का जो उसका मूल जो कोई ढांचा कांग्रेस वाला जो है, उससे हम बिल्कुल आशंकित नहीं थे कि ये स्वतंत्रता वाला है, निश्चित रूप से। हाँ, उसके मेंबर नेता यहाँ वहां कुछ करेंगे वगैरह वगैरह करेंगे, वो अलग बात है, वो लड़ेंगे, लेकिन आज तो बेसिक वाली बात बदलने वाले ये लोग हैं, तो ऐसे वक्त पे क्या होगा पता नहीं है। तो ये डर मैं आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत थॉट प्रोवोकिंग, एक बहुत विचार को चालना देने वाली बात कही है, और सही में इस प्रकार का बहुत डर अभी महसूस होता है। अब मैं हमारे ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार के अगले हिस्से में हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की हमारी अध्यक्षा, हमारी प्रेरणा स्रोत मीनाक्षी नटराजन जी को आमंत्रित करूंगा, वो समापनीय संबोधन अपना करेंगी। जय जगत साथियों, सबसे पहले तो सुरेश सावंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सारगर्भित और गंभीर और गहन बातें यहाँ पर सभी प्रतिभागियों के सामने रखी, और निश्चित तौर पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं भारती जी से और हमारे अन्य साथियों से जिन्होंने प्रश्नों के जरिए अपने चिंता को व्यक्त किया है, उनसे सहमत हूँ। मैं यहाँ पर केवल 3 मूल बात रखना चाहती हूँ। हम लोग जिसको अधिकार कहते हैं, उसी को हक भी कहा जाता है, और ये बहुत स्पष्टता से कहा जाता है कि जो हक है वो हकीकत से जुड़ा है, यानी कि उसका आधार सत्य है। और अगर इसको सिर्फ एक दार्शनिक अंदाज में न कहते हुए, इसको अगर हम एक व्यवहार के धरातल पर समझने का प्रयास करें, तो इसका मतलब यह है कि ये वो अधिकार हैं जिसके साथ ही हम लोग पैदा हुए। तो सबसे पहले तो हमारे मन मस्तिष्क में ये संस्थागत रूप से जो बताया जाता है कि हमें कोई अधिकार दिए गए, तो जैसा सुरेश सावंत जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि ये मानव अधिकार, ये दिए नहीं गए हैं। राज्य का कर्तव्य है कि राज्य उन अधिकारों को संरक्षित करे, और मैं उनसे 100% सहमत हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी पीढ़ी को यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हकीकत से जुड़े हक हैं, यानी कि जो मानव मात्र के सच्चाई के साथ जुड़े हमारे अधिकार हैं, उसी के साथ हम पैदा हुए, और वो हमें किसी ने दिए नहीं, इसीलिए किसी का हम पर कोई एहसान नहीं।
वो उसमें चाहे हमारी अपनी पार्टी क्यों ना, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो इसी हकीकत पर आधारित हकों की लड़ाई थी, केवल अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं थी। अंग्रेजों के साथ साथ कोई भी एक समुदाय जिसकी प्रभुत्व संपन्नता है वो अन्य समुदायों के इन मूलभूत उसके कह सकते हैं इनबॉर्न अधिकारों को किसी भी तरह से शोषित न करे, इसकी लड़ाई थी। और जैसे ही आजादी प्राप्त हुई तो हमारे लिए पहला कर्तव्य ये था, राज्य का कर्तव्य और समूचे यंत्रणा का या व्यवस्था का कर्तव्य कि इसका संरक्षण हो। तो हमारी सरकारों ने अगर कुछ किया है मौलिक अधिकारों को एनश्राइन करके संविधान में, तो वो ये किया है कि जो हमारे हकीकत से जुड़े हमारे हक हैं उन हकों को पूरी तरह से संरक्षित करे। यानी कि एक वर्गानुक्रम वाले समाज में, जिस समाज में बहुत हजारों साल तक सामाजिक वर्गानुक्रम रहा है, वंशानुक्रम रहा है और लिंगानुक्रम भी रहा है, सोशल हायरार्की जिसकी सच्चाई है, और हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति तो उसका मूलभूत एक तरह का आधार ही रहा है, उसको हमने शास्त्रोगत मान लिया था। तो ऐसे एक समाज में राज्य का एक कर्तव्य बनता था कि वो इन हकों को संरक्षित करे, और विशेषकर उन तबकों के लिए जो सर्वाधिक हाशिए पर खड़े तबके रहे हैं और पीढ़ियों से रहे। तो कराची अधिवेशन से लेकर के बाद में संविधान सभा के तमाम बहस तक और उसके बाद मौलिक अधिकारों के बुनावट तक ये संरक्षित करने का ही काम किया गया है। तो मौलिक अधिकार हमें किसी ने दिए नहीं है, मौलिक अधिकार हमारे हैं, हम इंसान होने के नाते हमने वो अधिकार पाए हैं, और उन मौलिक अधिकारों को संरक्षित करना ये राज्य की जिम्मेदारी रही है। इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि संविधान दरअसल क्या है। तो संविधान एक तरह से हर नागरिक की जो विद्रोही चेतना है उसकी अहिंसात्मक अभिव्यक्ति को संरक्षण देने का स्थान है या मंच है। मैं कम से कम संविधान को उसी रूप में देखती हूँ, और इसीलिए संविधान एक क्रांतिकारी यंत्र है जो हम लोगों को दिया गया, जिसने पीढ़ियों की खामोशी को सवाल के रूप में चुनौती दी और उसको खामोशी को तोड़ने का प्रयास किया। आज हम जगह जगह पर ट्रेनों में और अन्य सार्वजनिक सभी स्थानों में देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के एक बड़े पर्चे लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री जी का भी चित्र है उसमें, और ये कहा जाता है कि अधिकारों से पहले कर्तव्य, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकार अपने आप में कर्तव्य है। यदि मैं मेरे लिए एक अधिकार चाहती हूँ, यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे ईमान को खोजने की आजादी मिले, जिसको मैं धर्म भी कह सकती हूँ या पंथ कह सकती हूँ या सच्चाई को खोजने का राह कह सकती हूँ, वो अगर मुझे अधिकार रूप में चाहिए तो ये मेरा कर्तव्य भी बन जाता है कि मैं दूसरे को भी इसकी पूरी आजादी मिले, इसको संरक्षित करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करूं, और यही कर्तव्य है अपने आप में। बाकी की जो सारी बातें हैं वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक नागरिक समाज की नागरिकता है, एक नागरिक संहिता है। उसको हम मौलिक कर्तव्य कहते जरूर हैं, लेकिन वो एक प्रकार की नागरिक संहिता है। लेकिन हमारे जो मौलिक हक हैं वो हक हमारे अपने आप पे कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों को निभाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भारती जी ने यहाँ पर कहा उसको मैं आगे दोहराऊंगी कि जब हम सुदूर बुर्कापाल जैसी जगह जाते हैं सुकमा में, और ये मतलब हम बॉर्डर स्टेट्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे, मतलब कश्मीर की बात नहीं कर रहे, उत्तर पूर्व की बात नहीं कर रहे, हम हार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो बस्तर के सुकमा के अगर हम ताड़मेटला के पास जो घटना घटी थी, बुर्कापाल के गांव के लोग जिसमें शामिल माने गए थे, वहां की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और दंतेवाड़ा जेल की ऑक्यूपेंसी रेट 110% और कोर्ट में कन्विक्शन रेट 0.1% से भी कम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत या इंडिया
केवल अभिजात्य वर्ग का एक विचार बनकर न रह जाए। आज वो एक एलीट कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, क्योंकि मेरा और आपका भारत का तजुर्बा बहुत अलग है, लेकिन वो जो सुदूर अबुझमाड़ में रहते हैं, या वो जो सुदूर किसी क्षेत्र में मलकानगिरी में रहते हैं, मान लीजिए, उनका जो भारत का तजुर्बा है, वो अगर सीआरपीएफ की बंदूक से तय होता रिश्ता है, तो उसको हम किस तरह से नागरिकता के साथ स्वीकार करने के लिए बाध्य करेंगे। तो ये हमारे सामने का प्रश्न है। सामने का प्रश्न ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगती है, तो वहां के इर्द गिर्द के सारे लोग कहते हैं कि 31 अक्टूबर के दिन हमें कश्मीर सा महसूस होता है, और अगर हम पूरे देश का कश्मीरीकरण करना चाहते हैं, जबकि हम तो एक तरफ कश्मीर को भी वैसा नहीं रहने देना चाहते, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम हमारे जो हक हैं उसको लेकर कितने सजग होंगे और उसको अपने कर्तव्य रूप में लेकर उसके लिए किस हद तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये हमारी पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता का नया संग्राम ही है, ये उससे कम बिल्कुल नहीं है। एक समय में लोग कहते थे कि हाँ, उस जमाने में पॉलिटिक्स होती थी तो वो तो आजादी के आंदोलन के लिए होती थी, तो अभी के लिए क्या है? तो प्रश्न यह है कि अभी हमारा संग्राम थमा नहीं है, हमारे संग्राम को अभी बहुत मजबूत होने की जरूरत है। वरना हम देख रहे हैं कि वो संस्थाएं जो पहले भी सत्तासीनों के सामने घुटने टेकती थी, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की सरकारों के सामने भी कई बार हम देखते थे कि वो घुटने टेकती थी, लेकिन रेंगती नहीं थी। आज वो पूरी तरह से रीढ़विहीन होकर रेंग रही है, और उसको अगर हम ऐसे रेंगता हुआ छोड़ देंगे तो बहुत मतलब कठिन है ये कहना कि अगली पीढ़ी को हम कैसा भारत देंगे। और इसीलिए कि ये चिंता और बढ़ती है कि आजकल सेना भी सिविलियन मामलों में अपनी टिप्पणी देती है, और वो सीए एनआरसी के मामले में है, किसान आंदोलन के बारे में बोलती है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर लौटकर आते हैं तो उस पर जो मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग कुछ कहते हैं तो उस पर बोलती है। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है। तो सारी संस्थाएं रेंग रही हैं वो एक तरफ, और सेना का जो नागरिक मामलों में अतिक्रमण होता जा रहा है और उसको भी समाज की खामोश स्वीकृति मिल रही है और कहीं ना कहीं शाबाशी भी मिल रही है, वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का कारण। ये तो सच है कि हमारी एक पीढ़ी वो रही है, इसलिए मैं अपने आप को उसके लिए गुनहगार भी मानती हूँ। हम सब ने फिल्मों में जब नायकों को कानून अपने हाथ में लेते हुए दिखाया जाता था तो हम सब ने सीटियां बजाई, उसमें हम सब कहीं ना कहीं शामिल हैं, इसलिए हम सब भी गुनहगार। इसलिए हम लोगों को और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि आज हम जो देख रहे हैं कि कानून और जो नागरिक हक हैं उनका अगर अतिक्रमण होता है, उन पर किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकने की कोशिश होती है, तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है ये आज हमें दिखाई दे रहा है। और इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमें जरूरत है कि हम बहुत ही सजगता से इसके लिए एक लोकमानस तैयार करने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथ ही जो जिलों में 2-2 दिवस का आवासीय शिविर सर्वोदय संकल्प के नाम पर कर रहे हैं, वो ऐसा ही एक लोकमानस तैयार करने का महान अभियान है, और इस अभियान में हम सब लोगों को जुटने की आवश्यकता है। हम बहुत ही आभारी हैं जगह भारत के, विशेष तौर पर आज सुरेश सावंत जी के, भारती ताई के, आशुतोष जी के और सचिन राव जी के, जो इस वक्त तो मौजूद नहीं है लेकिन वे भी इसके सूत्रधार हैं। हम सब लोग उनके आभारी हैं कि समय समय पर जो वैचारिक सामग्री की हमें आवश्यकता है, जो वैचारिक शस्त्रों से लैस होने की आज आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि अहिंसात्मक लड़ाइयां वैचारिक तौर पर ही लड़ी जाती, विचार के धरातल पर ही लड़ी जाती है। तो उसके लिए जो आवश्यकता है वो आप लोग समय समय पर हमें ठीक तरह की खुराक देकर उसे पूरा करते हैं। उसके लिए हम सब आपके बहुत ही आभारी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में भी हम इसी तरह के विचार
पूर्ण आयोजनों के जरिए एक कम से कम एक स्वस्थ बातचीत की एक शुरुआत करेंगे और इसको हम इस परंपरा को आगे भी लेकर जाएंगे। आज जबकि सब जगह बोलने पर पाबंदी है, सब जगह पर, पार्लियामेंट पे बोलने पर पाबंदी है, सार्वजनिक तौर पर तो पाबंदी है ही, न्यायालय में पाबंदी है, मीडिया में पाबंदी है, प्रशासन ने तो कभी बोलने की आजादी दी ही नहीं। तो हम नागरिकों को कहना पड़ेगा कि बंद होठों का था सबब कोई, वक्त आया है हम भी बोले। और उसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। जय जगत दीदी। जय जगत दीदी। जय जय जगत। जगत। जय जगत दीदी। जय जगत दीदी। जय जगत। जय जगत दीदी। जय जगत। कसाना जी आपको आभार, कसाना जी आपको आभार व्यक्त करना है। जितेंद्र कसाना जी जी आभार। जी 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 जय जगत दीदी। आप जय जगत। कसाना जी आपको आभार व्यक्त करना है। जी जी ऑनलाइन सेमिनार में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में कसाना भैया हमारे चेयरमैन मीनाक्षी जी, नटराजन जी, हर्षवर्धन जी, सबकाल साहब और भारती जी एवं सभी मेरे RGPRS के साथी जनों का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं। कसाना भैया अमुक आप जी आप सभी का बाद बहुत- में ऑफलाइन बात कर लीजिए, अभी उन्हें बात करने दीजिए, ठीक है? ओके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार राजीव गांधी परिवार की ओर से, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से धन्यवाद। 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 जय जगत साथियों सभी को। जय जगत। धन्यवाद। जय जगत साथियों। आशुतोष जी अब हम ऑफिशियली कार्यक्रम समाप्त करते हैं।